हेलो फ्रेंड्स, SMS शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम जो है इससे पहले वीडियो में 20 तक कवर कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में से कौन कथन सही है? तो देखिए, सबसे पहले हम रिएक्शन को थोड़ा समझ लें। जैसे 2Cu दिल है प्लस O2 दिया हुआ है, तो हमारा बन जाता है 2 उसके बाद CuO। तो ये जो है ना संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। और एक बात हम दो चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका पहले और एक दूटा नाम पूछा जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ना उपचयन, इसका और एक नाम है अपचायक। और इसको इंग्लिश में और एक नाम है इसका अवकारक। इसी का इंग्लिश में कभी कभी लिख देगा ऑक्सीडेशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन। उसके बाद इसका भी नाम होता है, इसका नाम है अपचयन। एक और नाम है उपचायक। एक और नाम है ऑक्सीकारक। इसी को इंग्लिश में रिडक्शन लिखते हैं, रिडक्शन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या होता है, दो बात याद रखिएगा। इसमें अगर ऑक्सीजन जुट रहा है तो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन हट रहा है फिर भी हमारा ऑक्सीकरण ही कहलाएगा। इसमें सेम इसका अपोजिट आ जाता है। अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो हमारा अवकरण कहला जाएगा। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो हमारा अवकरण कहलाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि कॉपर के साथ आकर जुट गया है। ऑक्सीजन आकर जुट गया है। ऑक्सीजन आकर जुटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहला जाएगा? ऑक्सीकरण या कारक भी कारक तो इसमें आ जाएगा, ऑक्सीकरण हमारा आंसर होगा। तो देख लीजिए, कॉपर का क्या हुआ है? कारक हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीकारक हुआ है। तो हमारा पूछा था यहाँ पर क्या हुआ इस साइड में, तो इस साइड ऑक्सीजन तो इसके साथ अटैच हुआ, तो इधर का ऑक्सीकरण हुआ। इधर क्या हो जाएगा? कॉपर का अवकरण कहला जाएगा। तो देख लेते हैं हम क्या ऑप्शन में, उस हिसाब से हम मारेंगे। तो हमारा आंसर पूछ रहा था, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, बिल्कुल यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। उसके कॉपर का अवकरण, कॉपर का बिल्कुल अवकरण भी हुआ है। तो हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो हम थोड़ा सिल्वर क्लोराइड का 3-4 गो रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड के 3-4 रिएक्शन है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसको जो है ना अवकरण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया तो देखिए 3-4 गो पूछा जाता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। AgNO2 प्लस NaCl। तो हमारा रिएक्शन करके बन जाएगा। ये सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। ये जो है ना श्वेत अवक्षेप देता है, ये आप याद रखिएगा। और हमारा ये जो है हमारा बन जाएगा AgCl प्लस हो जाएगा NaNO2 हो जाएगा। ये मेरा श्वेत अवक्षेप कहला जाएगा। तो हमारा रंग कैसा देगा? श्वेत देगा। एक तो और इससे रिएक्शन पूछता है, AgNO2 प्लस NaOH। तो ये भी हमारा श्वेत अवक्षेप ही देगा। ये हमारा अटैच हो जाएगा इसके साथ, आकर बन जाएगा हमारा
OH प्लस आ जाएगा NaNO2। और एक रिएक्शन इसी से पूछता है AgNO2 प्लस हमारा रिएक्शन करा देगा पोटासियम आयोडाइड से। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका जब रिएक्शन कर जाएगा तो AgI प्लस KNO2। तो ये भी हमारा श्वेत अवक्षेप देगा, ये भी हमारा श्वेत अवक्षेप देगा। ये बात आप ध्यान रखें। इस अभिक्रिया को कहेंगे क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा श्वेत, आंसर हो जाएगा A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समीकरण CaCO3 इसको जब ऊष्मा दिया जाता है तो हमारा टूट के बन जाता है CaO प्लस CO2। तो हमारा देखिए, आप सभी को हम अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बता चुके हैं, अभी भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया 3-4 पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है संयोजन, दूसरा पढ़ना पड़ता है, इसी का नाम संयोजन का ही संश्लेषण है, संश्लेषण इसी का दूसरा नाम है। एक होता है वियोजन का दूसरा नाम अपघटन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक विस्थापन पढ़ना पड़ता है, तीसरा नंबर विस्थापन को कभी कभी एकल विस्थापन भी लिख देते हैं, उसके बाद और एक पढ़ना पड़ता है द्विविस्थापन, बहुत ही इसके बारे में पूछा जाता है। द्विविस्थापन इसको कभी कभी उभय विस्थापन भी बोलते हैं, उभय विस्थापन भी इसके नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग परमाणु या दो अलग अलग पदार्थ आकर एक आपस में मिल जाएगा, इसको कहेंगे संयोजन। सेम इसका अपोजिट होता है, एक मिला हुआ परमाणु अलग अलग में विभाजित हो जाना ही हमारा विभाजन अभिक्रिया कहलाएगा। विस्थापन में क्या होता है कि जैसे ना हमारा दिया हुआ AB प्लस C दिया हुआ, तो हमारा जब अभिक्रिया करेगा E इसमें आ जाएगा, बना देगा AC प्लस B बाहर आ जाएगा, तो यही हमारा एकल कहला जाएगा। इसमें क्या होगा AB प्लस CD, तो हमारा ये इसमें आकर अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा AD प्लस हो जाएगा हमारा हो जाएगा BC। इस प्रकार से रिएक्शन होगा तो हम समझेंगे द्विविस्थापन, क्योंकि दो परमाणु इधर से इधर आ रही है, तो हम समझ लेंगे कि द्विविस्थापन हो रहा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। किसी लाल तप्त आयन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो हमारा देखिए थोड़ा सा हमारा यौगिक जो प्राप्त होगा, यौगिक हो जाएगा Fe3O4। इसको जो है मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है लोहा का अयस्क है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और इससे वीवीआई अयस्क पूछा जाता है Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइड बोलते हैं। ये भी जो है ना लोहा का ही अयस्क है, ये बात आप ध्यान में रखिए। लोहा का अयस्क दोनों बहुत ही बार पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है FeS2, इसको कहते हैं आयरन पैराइट आयरन पैराइट के नाम से जानते हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये दोनों बहुत ही वीवीआई, इसको तो याद ही रखिएगा। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर, ऑप्शन C हो जाएगा आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है। हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? इसको आप याद रखिएगा। 7 से 7.8 तक प्रास काम करता है। और हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बेकिंग
पाउडर का अनुसूत्र, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र देखिए कुछ अनुसूत्र पूछा जाता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हम लिख देते हैं सभी को एक जगह, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 नंबर में पूछेगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है NaHCO3। ये हुआ हमारा बेकिंग सोडा का। उसके बाद हमारा पूछ देता है वॉशिंग सोडा का पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हमारा पूछा जाता है। और एक फार्मूला पूछा जाता है संगमरमर का भी पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। CaCO3, ये हमारा संगमरमर है, इसके भी बारे में पूछा जाता है। ये तीनों बहुत ही वीवीआई सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा गया था कि बेकिंग पाउडर का हमारा हो जाएगा NaHCO3, ये हमारा बेकिंग सोडा का हो गया, पाउडर का हो गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक कहते हैं किसको, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आयनिक यौगिक जो प्लस माइनस में विभक्त हो जाता है, मतलब टूट जाता है, जो प्लस माइनस में टूट जाता है उसी को कहते हैं आयनिक यौगिक। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी धातु होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जितने अधातु होते हैं निगेटिव होते हैं, मतलब माइनस होते हैं। ये दोनों के सहयोग से हमारा यौगिक बनता है, ये दोनों के सहयोग से क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे ना हम ले लेते हैं Na प्लस Cl माइनस, तो हमारा यौगिक बन जाएगा NaCl, इसी को कहेंगे आयनिक यौगिक, क्योंकि प्लस और माइनस से मिलकर बना है, इसको कहेंगे आयनिक यौगिक बोलेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे ना हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं Cl+2 Ca प्लस माइनस में, ये दोनों मिलकर बन जाएगा CaCl2, तो ये हमारा प्लस माइनस से बन के होता है, इसको भी बोलेंगे आयनिक यौगिक बोलेंगे। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारा CaCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो हमारा गोल्ड जो है ना सहयोग नहीं करता है, क्योंकि इसका धातु के क्रम में आप सभी को हम बता चुके थे कि क्रियाशीलता कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा गोल्ड, ये बात याद रखिएगा। और थोड़ा सा गोल्ड जो है गोल्ड का संकेत होता है Ag, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध सोने का व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, शुद्ध सोने का व्यक्त किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। वायुमंडल में CO2 गैस का उपस्थिति होता है, मतलब पूछ रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन क्या कितना प्रतिशत होता है उपस्थित, देख लीजिए। हम थोड़ा बताते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन जो है 78% होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा 21% होता है। उसके बाद हमारा आर्गन होता है, जो आर्गन समथिंग 0.9% होता है। और थोड़ा सा Ca2 हमारा 0.03% होता है। ये तीनों हमारा बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा C नंबर,
क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है सूत्र H2SO4। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसको कहते हैं इसका नाम होता है पेरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं पेरो ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम जो है इसका नाम थायोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 32 के कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं। तो हम थोड़ा सा समूह के बारे में बात कर लेते हैं, आप सब याद रखिएगा। हम इधर नाम दे देते हैं, नाम, और इधर देते हैं समूह, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, नाम जो है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बारे में पूछा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह जो होता है COOH होता है। और थोड़ा सा एल्डिहाइड के बारे में पूछता है, एल्डिहाइड के बारे में पूछता है। एल्डिहाइड का हमारा जो समूह होता है, इसको आप एल्डिहाइड याद रखिएगा कि CHO होता है। अल्कोहल के बारे में पूछता है, अल्कोहल के बारे में पूछता है। अल्कोहल का जो होता है OH होता है, इसको आप ध्यान में रखिए, OH होता है। एक और होता है एमाइड, एमाइड के बारे में याद रखिएगा। एमाइड का जो हमारा समूह होता है NH2 होता है। और एक पूछा जाता है, चलिए इतना ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और देख लेंगे हम, इस चारों को आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा हमारा आंसर ये जो है हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा एमाइड हो जाएगा, ये हमारा कीटोन हो जाएगा। कीटोन भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान। कीटोन का हो जाता है हमारा CO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 3, अणु का संख्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर ले, ओजोन के बारे में। तो ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ये जो है ना समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ये जो है हमारा क्षय जो होता है समताप मंडल का CFC गैस के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और थोड़ा सा हम इसके ओरिजिन के बारे में बात कर ले। इसमें परमाणु जो होता है, परमाणु होता है 3, और इसमें अणु जो होता है, अणु हमारा होता है 1। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम थोड़ा सा परमाणु और अणु के बारे में गिनने के लिए सिखा देते हैं। जैसे ना देखिए H2SO4 ले लिए, तो सिर्फ क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सल्फर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 4 1 5 2 7, इसमें परमाणु जो हो जाएगा, परमाणु हमारा हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार जैसे हम H2O ले लिए, तो हमारा हो जाएगा परमाणु कितना, परमाणु हो जाएगा हमारा, गिन लेते हैं। ऑक्सीजन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2, तो सभी को गिन के बोल देंगे हम 3 परमाणु हो गया। थोड़ा सा अणु निकालने के बारे में सीख लेते हैं। जैसे हमारा दिल है H2O, इसमें जितना गुना रहेगा वही हमारा कहलाता है अणु। तो अणु हो गया हमारा 2। तो अब जैसे दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे ना हम H2SO4 ले लिए, तो हमारा यहाँ अणु कितना हो जाएगा, हमारा अणु हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे ना 4H2O ले लिए, तो हमारा अणु कितना हो जाएगा, हमारा अणु हो जाएगा अणु हमारा हो जाएगा 4। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अणु और परमाणु आप सीख गए गिनने के लिए। चलिए तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियों होते हैं।
तो हम थोड़ा आवर्त और वर्ग के बारे में पूछा जाता है, तो हम थोड़ा सा आवर्त और वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आवर्त, आवर्त और वर्ग। आवर्त हमारा होता है 7, वर्ग हमारा होता है 18, और आवर्त का ही दूसरे नाम से जानते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज के नाम से जानते हैं। इसको जो है उदर्ग के नाम से जानते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है क्षैतिज, इसका नाम है उदर्ग। आवर्त जो इस प्रकार से लाइन रहता है हमारे आवर्त सारणी में, तो इसी को कहते हैं आवर्त। इस प्रकार से जो रहता है हमारा, इसी को कहेंगे वर्ग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में बनता है तो हमारा जायगोट बनता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हमसे पूछा था कि आवर्त पूछा था, तो आवर्त 7 होते हैं और वर्ग जो है 18 होता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर पूछा गया था कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में बनता है तो हमारा जायगोट बनता है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जायगोट से हमारा निर्माण होता है फ्यूटस से हमारा निर्माण होता है एम्ब्रियो से हमारा निर्माण होता है बेबी। देखिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। जायगोट जो है नर और मादा के संयोग से होता है। उसके बाद इसको आप ध्यान में रखिए। इसका होता है, थोड़ा सा हिंदी में बात कर ले इसका, तो इसका होता है युग्मनज, युग्मनज इसका जो है ना भ्रूण होता है, भ्रूण, इसका भी भ्रूण ही होता है। एक तरह से समझिए कि ये हमारे शरीर के अंदर महिला के शरीर के अंदर होता है। इसको भी हम भ्रूण ही बोलेंगे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी, उसी को कहते हैं भ्रूण। और जब बेबी मतलब हो जाता है, इसको बच्चा बोलेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 36 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो जीनी संरचना हमारा जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। अब थोड़ा सा लक्षण प्ररूपी के बारे में जानते हैं। फेनोटाइप के बारे में जान लेते हैं। फेनोटाइप के कारण ही आकृति या बोल सकते हैं आकार या रंग रूप डिसाइड होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके कारण जीनोटाइप, थोड़ा सा जीनो टाइप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है ना संरचना उत्पन्न करते हैं, मतलब संरचना बनाता है, रचना देता है यही जीनोटाइप। और फेनोटाइप आकार रंग रूप, यही स्वभाव इसी से जीनोटाइप से ही डिसाइड होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय विभक्ता, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में जैसे ना, ये हो गया हमारा प्रथम, ये हमारा हो गया द्वितीय, ये हमारा हो गया तृतीय तक ही पूछा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रथम में आ जाएगा हमारा, जो हम पौधे को खाता है, पौधे को खाता है। जैसे में हम पौधे को कौन कौन खाता है, गाय बकरी, बाघ ने गाय बकरी हरिण,
हिरन या हरिण बोलिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। द्वितीय में ले लेते हैं, द्वितीय में जो मतलब इसको खाता है, जैसे में बाघ ले लीजिए, बाघ, मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए। तृतीय में जो बाघ को खाता है, जैसे चील ले लीजिए, चील, चील, कौवा ले लीजिए इसी में। चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमसे पूछा गया है तृतीय में, तो तृतीय में हमारा कौन आ जाएगा? ग्रास हॉपर भी हमारा तृतीय में आ जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ग्रास हॉपर इसमें आ जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो थोड़ा सा हम रोग और कारक के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन रोग किसके कारण होता है। कारक और हम रोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रोग के बारे में, कारक और रोग के बारे में देखते हैं। कारक जो है आयरन के कमी से, और थोड़ा सा ले लेते हैं आयरन की कमी से। आयरन की कमी से हमारा हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। उसके बाद आयरन को आयरन हो गया, उसके इसी को बोल देगा विटामिन की कमी से, विटामिन की कमी से यही रोग होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा मधुमेह के बारे में पूछता है। मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। उसके इंसुलिन को ही शर्करा की वृद्धि कभी कभी पूछ देगा, शर्करा की कमी, शर्करा के कमी से ही शर्करा की वृद्धि से, शर्करा के वृद्धि से हमारा मधुमेह होता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक और पूछा जाता है जो हमारा आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, घेंघा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। घेंघा रोग आयोडीन की ही कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा था कि रक्त की कमी से, सॉरी आयरन की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, आप ये ध्यान में रखिएगा। और कवक में पोषण का कौन सा विधि है? तो कवक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कवक को अपमार्जक कहते हैं। कवक ये पूछा गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। कवक, कवक और विषाणु, विषाणु, कवक और विषाणु को जो है कवक और विषाणु हमारा अपमार्जक का काम करता है, अपमार्जक, अपमार्जक का काम करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कवक जो है हमारा मृत जीवी है, क्या है? मृत जीवी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन, जो पौधे को वृद्धि प्रदान करता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पौधों की वृद्धि करता है। यह एक प्रकार की हार्मोन है, हार्मोन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है पादप हार्मोन है, ये भी पूछा जाता है। पादप हार्मोन है, इसको भी आप हार्मोन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पादप हार्मोन है, 3-4 गो पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन है, ऑक्सीजन है,
और भी बहुत सारे है, उसके भी बारे में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतना ही रहने दीजिए।